अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह से भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ जी बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा और ज़ाहिर है कि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। आज सब लोग बड़े हैरान हो होंगे कि आज मैंने जय श्री राम क्यों बोला है। जी हाँ, मैंने जय श्री राम बोला है, बिल्कुल बोला है। हुआ ये कि जी मैं सोशल मीडिया देख रही थी और वहाँ पे मैंने देखा शाहरुख खान को जो कि अंबानीज़ की शादी के फंक्शन में गए हैं और वहाँ स्टेज पे शाहरुख ने आके कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम एंड जय श्री राम। तो मुझे वो सुनकर बड़ा अच्छा लगा, मुझे वो साउंड बड़ी अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि ज़रा मैं भी ट्राई करती हूँ। ख़ैर वो तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं शाहरुख को कॉपी कर रही हूँ या शाहरुख बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि शाहरुख ने जिस तरह से कहा मुझे वो बहुत अच्छा लगा और ख़ैर मेरी भी कोशिश है कि थोड़ा-सा मैं शाहरुख की तरह बात करूँ। लेकिन ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जी पाकिस्तान के आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और शहबाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान का एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। जी हाँ, शहबाज़ शरीफ साहब जो कि नवाज़ शरीफ साहब के भाई हैं, उनको जी एक बार फिर जो है उनको बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनके साथ उनके भाई नवाज़ शरीफ भी बैठे थे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब काफ़ी उदास लग रहे थे, काफ़ी टेंस लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत उदास हैं और ज़ाहिर है उनको जो बातें कह के पाकिस्तान लाया गया था कि जी हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएँगे और आप ही अगले प्राइम मिनिस्टर हैं और इस किस्म की बातें करके उनके केसेस ख़त्म किए गए, उनको लंदन से पाकिस्तान लाया गया, लेकिन हुआ ये कि बाद में बना दिया गया शहबाज़ शरीफ साहब को। जैसा कि सभी जानते हैं पाकिस्तान में सिर्फ़ इमरान खान ही सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, बल्कि हर एक ही जो भी आता है वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कम और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा होता है। चाहे वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रहे हों, चाहे वो इमरान खान हों, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों या आप शहबाज़ शरीफ को देख लीजिए, तो सिलसिला जो चलता जा रहा है वो वही है। मौलाना फज़लुर रहमान का कहना ये है कि जी वो उन्होंने जो है वोट नहीं देना है शहबाज़ शरीफ साहब के लिए कि वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएँ, लेकिन बहरहाल शहबाज़ शरीफ साहब फिर भी बन गए। उसके बाद शहबाज़ शरीफ साहब ने एक जी स्पीच दी, अपनी फर्स्ट जो उन्होंने तकरीर की या फर्स्ट एड्रेस जो उन्होंने किया पार्लियामेंट के अंदर से, उसमें जी बहुत हंगामा रहा, बहुत शोर मचाया गया, पीटीआई के मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, वो सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन शहबाज़ शरीफ साहब से एक बात जो मैंने आज सीखी या मैं समझती हूँ सबको सीखनी चाहिए, वो ये कि कोई कितना भी शोर मचाए, कोई कितना भी आपको आपके काम से हटाने की कोशिश करे, आप अपनी काम को जारी रखें। और यही मैंने शहबाज़ शरीफ साहब को आज देखा कि बहुत हंगामा था, बहुत शोर मचाया गया, बहुत नारे लगे उनके खिलाफ, उनको हर तरह से रोकने की कोशिश की गई कि वो अपनी स्पीच ना दे सकें, लेकिन शहबाज़ शरीफ ने अपनी बात पूरी की और अपनी स्पीच पूरी कंप्लीट करके ही उन्होंने दम लिया। उससे पहले वो हमें रुकते हुए दिखाई नहीं दिए। ये और बात है कि बहुत ज़्यादा शोर था और जो लोग वहाँ हॉल में मौजूद थे, शायद ही उनमें से किसी को वो बात समझ आ रही हो जो शहबाज़ शरीफ साहब करने की कोशिश कर रहे थे। हम मानते हैं कि गलत हुआ है। इमरान खान साहब के पास मैंडेट था तो इमरान खान साहब को ही गवर्नमेंट भी बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया और सभी जानते हैं कि ऐसा किसने नहीं होने दिया। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पहले इमरान खान को लाए थे, इमरान खान को उन्होंने बनाया था जी प्राइम मिनिस्टर और अब उन्हीं लोगों को ये सब कुछ मंजूर नहीं था, तो उन्होंने जी इस बार ये किया कि उन्होंने इमरान खान को आने ही नहीं दिया। ये सब बात ठीक है, इमरान खान जेल में है, लेकिन इमरान खान की पार्टी के लोग जो हैं वो जीत चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी बनाई है शहबाज शरीफ साहब ने, या गवर्नमेंट तब भी बनाई है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने। पाकिस्तान में हमेशा से यही होता आया है, इलेक्शंस का कोई मतलब कभी भी नहीं था। जिस वक्त इमरान खान जीत कर आए थे या इमरान खान को जिताया गया था, उस वक्त इमरान खान का भी के पास भी मैंडेट नहीं था, मगर इमरान खान आए और उन्होंने गवर्नमेंट भी बनाई, लेकिन उस वक्त किसी ने कोई एतराज नहीं किया, इमरान खान की पार्टी को भी सब कुछ ठीक लग रहा था। अब जब वही काम उनके साथ हो रहा है तो यकीनन उनकी बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। लेकिन बात हम करेंगे आगे, लेकिन पहले एक देखते हैं वीडियो। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यहाँ पर इस 6/6 के सेल में कैद करके रखा गया था। ये हवा का रास्ता है आने जाने का और ये सेल है।
जी हाँ, अभी आपको जो एक जेल का सेल दिखाया गया या कमरा दिखाया गया, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो बिलावल भुट्टो के नाना थे और बेनज़ीर भुट्टो के फादर थे, उनको रखा गया था। और ये आप देख सकते हैं कि एक छोटा-सा कमरा था और उसके अंदर उनको रखा गया था उनकी फांसी से पहले, या उनकी सज़ा जो थी, वो उसमें उन्होंने काटी। इमरान खान को तो खैर एक बहुत बड़े-बड़े रूम सुनाए दिए गए हैं, उसके साथ एक्सरसाइज की साइकिल भी है, टीवी भी लगे हैं, मेडिकल चेकअप भी होता रहता है, न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहते हैं, बुक्स भी पहुँचा दी जाती हैं। बिल्कुल जी देसी घी में जो है वो बकरे और मुर्गे भी खान साहब को खिलाए जाते हैं। अब लोगों का कहना ये भी है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, इसलिए कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे एक कहना चाहिए कि सिंधी, और सिंधी हो या किसी भी और जगह के आप हो पाकिस्तान में, तो वो काफ़ी कमज़ोर होता है। इमरान खान है पंजाब से, कहते हैं अपने आप को पठान है, लेकिन असल में तो वो पंजाबी ही बोलते हैं। और इमरान खान को लाने वाले जो कि ज़ाहिर है कि भाई लोग हैं, उनकी वजह से इमरान खान जो है वो हमेशा से काफ़ी मज़बूत रहे। ये और बात है कि जो लोग इमरान खान को लाए, अब इमरान खान उन्हीं के गले पड़ गए हैं और अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इमरान खान से पीछा छुड़ाएं तो कैसे छुड़ाएं। लेकिन बहरहाल ये भी एक हकीकत है कि जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा काटनी पड़ी थी, जिस तकलीफ़ों में वो रहे थे, उसमें बहरहाल इमरान खान नहीं है। लेकिन इमरान खान जेल में हैं और ये बात अभी भी लोगों को, ज़ाहिर है जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पसंद नहीं आ रही। साथ एक बिल भी जी पेश किया गया है। पाकिस्तान की सेनेट में एक बिल जो है वो पेश किया गया है कल, और सुना यही है कि उसके ऊपर बहस होगी। जी हाँ, बहरामन तंगी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया है और उस बिल में ये कहा गया है कि क्योंकि पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर सोशल मीडिया के जरिए बहुत अटैक किए जाते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में जो है वो बैन कर दिया जाए सोशल मीडिया, जिसमें इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, ट्विटर है और यूट्यूब है। जी हाँ, पाकिस्तान को उस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है जिधर चाइना है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए कि चाइना में और तरह के लोग रहते हैं, पाकिस्तान में चाइनीज या चाइना जैसे लोग नहीं रहते। तो यकीनन ये बिल जो पेश किया गया है, ये लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए पेश किया गया है। और इसमें वही लोग शामिल हैं जिनको हर वक्त ये खतरा रहता है कि जो लोग सच बोल रहे हैं या जो लोग उनके मुखालिफ बोल रहे हैं, वो बोल ना सके, उनकी बात लोग ना सुन पाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और लोगों को रोकना चाहिए और लोगों को बात नहीं करनी चाहिए, तो आप अपने करतूत जो है वो ठीक कर लीजिए, लोग आपके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। और अगर आप लोगों के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, लोगों को सजाएं देंगे, लोगों को जेलों में बंद करेंगे, सोशल मीडिया पे बैन लगाएंगे, उसके बाद भी लोग बोलना नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में अब चेंज आ रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है कि चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आम लोग जो कि रोड के ऊपर टहल रहे, घूम रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, वो भी अब बातें करने लगे हैं, वो भी अब बोलने लगे हैं। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान में जो एक बदलाव आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, वो उन लोगों के लिए खतरनाक है जो लोग हमेशा से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, पाकिस्तान को खाते रहे हैं, करप्शन करते रहे हैं और अपनी मर्जी की गवर्नमेंट्स लाते ले जाते रहे हैं। ऐसे लोगों को यकीनन अब थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा, उनको अपने आप को सही करना होगा, उन्हें पाकिस्तान के लिए भी सोचना होगा। सोशल मीडिया पे बैन लगाना जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है और ना ही वो लगाया जा सकता है। चाहे वो रिटायर्ड फौजी हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग हों, पाकिस्तान में हर कोई ही जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया पे बात कर रहा है। और ये कोई बहुत आसान स्टेप या आसान काम नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो इस किस्म की पाबंदियां लगाए। यकीनन इसके जवाब में पब्लिक का एक बहुत ही स्ट्रांग किस्म का रिएक्शन आएगा अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई। वैसे इससे पहले भी पीपल्स पार्टी कई बार इस तरह के बिल जो है वो सेनेट में ला चुकी है और उसके बाद उसका हुआ कुछ भी नहीं और एक हंगामा हुआ और उसके बाद वो बिल कहीं ना कहीं डस्टबिन में फेंक दिया गया। इस बार भी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं और इसी तरफ देख रहे हैं कि किस वक्त जो है ये बिल जो है इन लोगों के खिलाफ जो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है वो इनके अपने ही गले पड़ जाएगी। बहरहाल इमरान खान के लोग जो जिनसे ये डर रहे हैं, जिनसे ये खौफ खा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे इनको सुना रहे हैं, उनमें से अक्सर लोग तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के बात ही नहीं कर रहे। तो इसलिए अब सोचने वाली बात ये है कि अगर आप लोग अपने आप को ही ठीक कर लेंगे और अपने ही हरकतों को सही कर लेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आज के टाइम में
2024 में आप पाकिस्तान को स्टोन एज में नहीं ले जा सकते, आप सोशल मीडिया पे बैन नहीं लगा सकते। हाँ, ये जरूर इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर, इस किस्म के बिल पेश करके आप कुछ लोगों को ये मौका जरूर दे सकते हैं कि वो आपके ऊपर वीडियो बना सके, आपके ऊपर बात कर सके। इससे ज्यादा इस बिल की कोई अहमियत फिलहाल नजर नहीं आ रही। बात हम करेंगे एक बार फिर हमारे दोस्त, हमारे कुलीग असद तूर की। जी हाँ, असद तूर जो कि इस वक्त भी पुलिस की हिरासत में है, उनको 5 दिन का रिमांड उनका जो था वो कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद असद को जो है 3 दिन के मजीद रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इतना खौफ, इतना डर एक जर्नलिस्ट से सिर्फ पाकिस्तान में ही आपको देखने को मिल सकता है। बहरहाल हम असद के साथ हैं और हमारी पूरी दुआएं और सपोर्ट असद के साथ है कि जल्द से जल्द असद अपने घर पहुंच सकें और इस तरह की जुल्म करके, इस तरह की बातें करके, इस तरह की हरकतें करके सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ही खराब हो रहा है कि किस तरह से जर्नलिस्ट को बात नहीं करने दी जाती। असद ने जो कुछ कहा, असद ने जो बातें की, जिन इदारों के खिलाफ बातें की, उसके ऊपर आप बिल्कुल असद से पूछगछ कर सकते हैं, आपका राइट है, लेकिन असद को इस तरह से आप जेल में इतने इतने दिन के लिए बंद नहीं कर सकते। असद ने जी बिल्कुल हंगर स्ट्राइक भी की थी, जो उन्होंने आज खत्म कर दी है। और आज हंगर स्ट्राइक खत्म होने के बाद हालांकि कोई भी तरह का रीजन नहीं बनता था पुलिस के पास, इसके बावजूद उनको 3 दिन के मजीद रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बात करेंगे एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि जी जो ब्रदरली कंट्रीज हैं उनको हम वीजा फ्री एंट्री जो है वो पाकिस्तान में प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो ब्रदरली कंट्री है। अब ब्रदरली कंट्री क्या होती है? मतलब जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो हमें माने ना माने, हम उन्हें जबरदस्ती में ब्रदरली कंट्री कह देते हैं। वो वीजा के बगैर भी पाकिस्तान में आ सकते हैं। वो तो खैर वीजा वो पाकिस्तान में आ ही कोई नहीं रहे, वीजा दें या वीजा फ्री करें। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ये बताकर या ये कहकर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या कौन से मेडल लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही पाकिस्तान नहीं आते, भारत जाते हैं, चाहे वो एमबीएस हो। लास्ट टाइम भी जब एमबीएस गए थे भारत, तो पाकिस्तान में सब लोग इंतजार कर रहे थे, वो पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करके और वापस अपनी कंट्री चले गए, लेकिन पाकिस्तान नहीं आए। अब ये बताकर कि जी अगर वहां से जो लोग आते हैं ब्रदरली कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, जबरदस्ती में हम उनके भाई उनकी बहन बने हुए, जबकि वो हमें मुंह तक नहीं लगाते, उनके लिए कहा गया है कि जी वीजा फ्री कंट्री आप कभी भी आ सकते हैं। वो तो जी आ ही नहीं रहे हैं, उनको तो पकड़ धकड़ के किसी तरीके से एक आध बार ले आए थे। एक बार तो इमरान खान के टाइम पे भी एमबीएस आ गए थे और इमरान खान उनके ड्राइवर भी बन गए थे। उसके अलावा तो लोग कभी नहीं आते। तो उनको ये कहना कि जी आपके लिए हमने वीजा फ्री कर दिया है और ये कर दिया, मुझे लगता है इस चीज से भी जो है वो गल्फ कंट्रीज कोई खास इंप्रेस होने वाली नहीं है। वो जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वो सबकी सब भारत तो जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में आती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। और यही वजह है कि हमारे यहाँ से काम करने को कोई तैयार नहीं है, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्रीज लगाने को तैयार नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, और सबसे बढ़कर हमारे लोग काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारा है कि हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे और हम तरह तरह से कहना चाहिए जुगाड़ लगा के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी मौजूद हैं, हमारी तरफ भी देख लो। लेकिन हमने कोई ऐसी बात अपने अंदर नहीं की है जिसकी वजह से लोग हमें पलट कर देखें। तो हमें सबसे पहले तो अपने ऊपर ही काम करना होगा, बजाय इसके यहाँ वहां झांकते फिरते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उनको करना बंद करना होगा। खैर, बात हम करेंगे जी राहुल गांधी की। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी जी को कौन नहीं जानता, सब बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन हैं। और उसके बाद कांग्रेस के लीडर के तौर पे सामने आए हैं और उन्होंने कभी भारत जोड़ो यात्रा और कभी कोई यात्रा पे वो निकले रहते हैं। आजकल भी उनकी एक यात्रा चल रही है और वहां पर जाकर राहुल गांधी जी का कहना ये है कि जी पीएम मोदी के बारे में उन्होंने बात की। उनका कहना था कि जी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में छोटे कारोबार को खत्म कर दिया है। जी हाँ, ये कहना है राहुल गांधी का कि जो छोटे बिजनेसमैन थे या छोटे बिजनेसेस जो लोग चलाते थे, उन बिजनेसेस को मोदी जी ने खत्म कर दिया है। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मोदी जी के टेन्योर में जो भारत में जो बेरोजगारी फैली है, यानी कि जो लोग जॉबलेस हुए हैं, उसके बारे में राहुल गांधी जी का कहना ये है कि बेरोजगारी जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके भूटान से भी आगे निकल गई है हिंदुस्तान में। ये कहना है जी राहुल गांधी का।
अब राहुल गांधी जी, ये जवाब तो मेरा ख्याल है कि कोई हिंदुस्तानी ही आपको बेहतर दे सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जी पाकिस्तान की तरफ आप देख रहे हैं, भूटान और बांग्लादेश से आप कंपेयर कर रहे हैं हिंदुस्तान को, मतलब वहां पे जहां पे लोग जो है सिर्फ शादियों में जो है वो कितने कितने यानी कि 50 करोड़ डॉलर्स खर्च कर देते हैं, उस भारत की बात आप कर रहे हैं जहाँ पे कश्मीर में जो है वो 14 बिलियन का बजट दे दिया गया है। आप उस भारत की बात कर रहे हैं जो इस वक्त वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। आप उस भारत की बात कर रहे हैं जहां पर हर बड़ी कंपनी जो है वो आके अपने ऑफिसेज ओपन करने को तैयार है। बड़ी बड़ी कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में आपके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप लोग साइन कर रहे हैं, और उसके बाद आपका कहना ये है कि आपकी इकोनॉमी खराब हो गई है, छोटे बिजनेसेस खत्म हो गए हैं। मतलब आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि वो छोटे बिजनेसेस जो हैं वो बड़े बिजनेसेस में शिफ्ट हो गए हैं या ट्रांसफर हो गए हैं या चेंज हो गए हैं, और वो छोटे छोटे बिजनेस जो थे वो मोदी जी ने उनको बड़े बड़े बिजनेसेस करने पे लगा दिया है उन छोटे बिजनेस वालों को। या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं इसलिए कि ये कहना कि पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश से भी ज्यादा बेरोजगारी जो है वो भारत में हो गई है, ये बात एज अ पाकिस्तानी मुझसे तो कम से कम मुझे तो समझ नहीं आ रही। इसलिए कि मैं जितने भी शोज करती हूँ या शोज अटेंड करती हूँ या देखा करती हूँ या न्यूज पढ़ती हूँ, जो भी देखती हूँ उसमें मुझे तो हर जगह पे यही नजर आता है कि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है। भारत जो है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारत में लोग जो है वो चाहे फुटपाथ पे काम कर रहे हो, लेकिन उनके पास पेमेंट के लिए जो है बिल्कुल डिजिटल तरीके से सारी सर्विसेज मौजूद हैं। भारत में लोग जो हैं वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत के लोग जो हैं डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में जाकर सीईओज लग रहे हैं। मुझे नहीं पता आप और क्या चाहते हैं और आप किस लिए इस तरह की बात जो है वो भूटान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मोदी जी के जो उनकी कहना चाहिए कि जो एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप जो है उनकी, उसमें इस तरह की बातें आप क्यों कर रहे हैं? जी माना जो भी अपोजिशन होती है वो नेगेटिव ही बात करती है, लेकिन सर कोई ऐसी बात तो करे ना जो हम लोग मतलब मान सके ना हम लोग के, हाँ जी मोदी जी ने ऐसा कर दिया। तो कोई ऐसी बात तो कीजिए ना जिसपे पाकिस्तान वाले भी कहें कि हाँ जी मोदी जी ने हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान कर दिया। लेकिन आप जो बात भी कर रहे हैं एकदम ही मतलब ही उल्टा आता है उसका। तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान में तो लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन सर प्लीज मिसगाइड मत कीजिए तो अच्छा रहेगा। इसलिए कि जो काम हुए हैं आपकी कंट्री में, जिस तरह से इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी और कई दूसरी चीजों के ऊपर लोगों ने काम किया है, मोदी जी की गवर्नमेंट ने काम किया है और आगे लेकर गए हैं, तो वो सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है। सर ऐसे ही तो नहीं ना वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, और ऐसे ही तो नहीं ना कि सब लोग गल्फ कंट्रीज वाले ना सिर्फ बुला रहे हैं पीएम मोदी को बल्कि अवार्ड्स भी दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव भी सोच लीजिए, थोड़ी सी तारीफ भी कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है 100 में से उन्होंने 70% काम किए हो, लेकिन अगर 70% भी किए तो वो भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज है, और इस पर यकीनन एज अ भारतीय आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, अपोजिशन का काम होता है कि आप सारे वक्त दूसरे को की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन सर जहाँ पे बुराई करनी है तो थोड़ी सी रिसर्च भी कर लिया करें तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश से खराब हालत जो है वो भारत में लोगों की है। आई डोंट नो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि जो हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हैं वो इस बात का जवाब आपको जरूर देंगे। मुझे तो जहां तक पता है, जहां तक जैसे मैंने कहा, मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, मुझे तो आपकी बात में दम नजर नहीं आ रहा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, और हम वैसे इस बात पे कई पाकिस्तानी जो है वो मिठाई बांट रहे होंगे कि देखा देखा राहुल गांधी ने क्या बात की है। लेकिन खैर उनसे भी मुझे हमदर्दी है जो ऐसी बात करते हैं, और उन लोगों से भी जो इस बात पे खुशी मना रहे हैं या मनाएंगे। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी शहबाज शरीफ साहब आ तो गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत से चैलेंजेस हैं। जाहिर है कि महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भी है, आगे लोड शेडिंग भी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे गर्मियां आएंगी तो जाहिर है कि लोगों को पंखे, लाइट, एसी और एयर कूलर सभी चाहिए होगा, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास
कौन सी चॉइस होगी और किस तरफ जाएंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आईएमएफ का लोन जो है वो बिल्कुल मिलने वाला है, और जैसे मैंने कहा था कि 6 बिलियन की बात हुई है, लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि 8 बिलियन मिल जाए। उसके साथ साथ जी कई लोगों का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान 3 साल के लिए आईएमएफ का लोन लेता है या 3 साल के लिए पाकिस्तान जो इस प्रोग्राम में जाता है, तो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल वालों का ये कहना है कि 3 साल के बजाय इस प्रोग्राम को 5 साल होना चाहिए, यानी पाकिस्तान उस प्रोग्राम में 3 साल के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए जाए। अब देखते हैं इसके ऊपर आईएमएफ वाले क्या जवाब देते हैं, और आईएमएफ की यकीनन बहुत कड़ी किस्म की, बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की शर्तें भी होंगी, और उन कंडीशंस को नई आने वाली गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से हैंडल करेगी, क्योंकि आईएमएफ जब पैसा देता है तो उसके साथ साथ वो गर्दन भी बड़ोड़ता है। और साथ साथ अगर इस किस्म की चीजें होंगी जो कि यकीनन आम पब्लिक के लिए बहुत टफ होंगी, जिसमें कि बिजली के रेट भी बढ़ाए जाएंगे, फ्यूल रेट भी बढ़ाए जाएंगे, और कई दूसरी तरह के टैक्सेस भी जो है वो लगाए जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान की आम पब्लिक जो 9 to 5 जॉब करती है, जो कि ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, अपनी उस महदूद सी या कह लीजिए कि जरा सी जो सैलरी है उसके अंदर क्या वो अपने आप को संभाल पाएंगे, क्या पूरा पूरा मंथ अपना खर्चा उठा पाएंगे, अपने घर का, अपने घर के बिल, रेंट और दूसरे खर्चे क्या लोग कर पाएंगे। मेडिसिन हमने आपको पहले ही बताया कि बहुत महंगी हो गई हैं, तो अब तो लोग यहाँ पर शायद मरना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जरूर है कि हमेशा एक उम्मीद की किरण हमारे पास रहती है, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि शायद ऊपर वाला हमारी दुआएं सुन ले, जो कि आजकल लगता है सही है कि आसमान पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, बल्कि मेरा ख्याल है कम क्या देखता है, देखना ही छोड़ दिया खुदा ने हमें। लेकिन कहीं ना कहीं बहरहाल हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला कुछ रहम करे और पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की आम जो सिटीजन हैं उनके ऊपर थोड़ा सा करम कर दे। थैंक यू।